चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय जीरादेव में है। जी हां, ये सिवान जिले का काफ़ी पौराणिक और पैतृक स्थल है, इसलिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहीं जन्म हुआ था, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। और आज हम यहाँ पर इनका जो जन्म स्थल है इसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और आपको हम बारीकी से दिखाते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सिवान से सटे पश्चिम की ओर मात्र सिवान मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और ये एक यहाँ इसको बड़ा ढंग से यहाँ रख रखाव किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इनका, आपने जैसा देखा, यहाँ एक स्टैचू लगाया गया है और स्टैचू के साथ ही ये बड़ा सा इनका पोर्टिको है। और यहाँ पे आइए हम आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पे एक बिस्तर लगा हुआ है और जैसा ये बिल्कुल शीशे में इसे बंद कर दिया गया है। और यही वो जगह है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है गांधी जी इसी जो ये तख्त है, ये चौकी है, इस पर आके बैठे थे और उन लोगों के बीच में विभिन्न मसलों पे गुफ्तगू हुई थी। और ये पूरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले उनका ये पूरा स्टैचू है। यहाँ पे एक पूरा ये पीतल के प्लेट पे उनकी पूरी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, यह संग्रहालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को समर्पित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छपरा कलकत्ता में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उनके विशिष्ट जीवन की कुछ झलकियां इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 और उनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ये देखिए, ये एक कमरा है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी का है और रख रखाव ठीक रखा गया है जब से भारत सरकार ने इसे अपने अंदर लिया है। और इसकी देखरेख, यहाँ पर थोड़ी लाइट की कमी है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं उनका पूरा जीवन परिचय, उनके पूरे घर का ये जो पूरी उनकी जो पारिवारिक फ़ोटो है वो रखा गया है। ये देखिए, ये उनके बाल्यावस्था का फ़ोटो है, ये खड़े होके उनका फ़ोटो है। शिक्षा के बारे में उनका यहाँ दिया गया है कि उस समय कैसे कैसे शिक्षा होती थी और वो फिर आगे चल के उन्होंने कैसे ये कई लोगों के साथ कलकत्ता में छात्र जीवन का उनका ये पूरी ये तस्वीर है। और आइए हम ये ऑल इंडिया रेडियो जो उस समय हुआ करता था, उस पर इनका एक फ़ोटो है। जो बड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने सादगी के लिए जाने जाते थे और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो ये पूरी तरह से गांधी जी का उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। आप इस फोटो में देख सकते हैं गांधी जी का। देखिए, यहाँ पर एक इंग्लिश में लिखा हुआ ये बोर्ड है और इस पर लिखा हुआ है रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अभी ये बंद है, किसी कारणों से इसे बंद रखा गया है। और ये लेकिन ये इसके अंदर ये खिड़की है जहाँ हम आपको दिखा दें। यहाँ भीतर एक पलंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ सामान दिखाई दे रहा है। ये उनका रूम है। और ये देखिए, एक यहाँ पर लगा हुआ है वो रोम श्री धनंजय प्रसाद, यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उनका कमरा है। ये भी
बंद पड़ा हुआ है, किसी कारणवश इसको बंद रखा गया है। और अब तो ऐसे छप्पर नहीं मिलते हैं, उस समय इसी तरह का घर रहा होगा। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं वो उस समय जानते होंगे कि कितना अच्छा तरीके से इस घर को बनाया होगा गया होगा। और इसकी आप चौखट वगैरह देखिए, पूरी इसकी नक्काशियों को आप देखिए, कितने बढ़िया से इस नक्काशियों को उकेरा गया है। और ये है, ऐसा ये माना जाता है, देखिए यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम भी चल रहा है। और पहले घर इसी तरीक़ा से होते थे। और ये आंगन है, और जैसे कि परंपरागत घरों में आंगन के बीचों बीच में एक तुलसी जी का चबूतरा होता है, ये चबूतरा है। और ये चारों तरफ से ऊपर है, ऊपर से देख सकते हैं चारों तरफ से ये इसको हम लोग बरामदा कहते हैं। और ये घर है, ये उस समय इसी तरह के घर बना करते थे। तकरीबन 100-150 साल पहले की ये घर है। और जब भी आप सिवान आते हैं, जब भी आप सिवान में आते हैं, तो एक बार आप जीरादेई ज़रूर आइए। और यहाँ आने से आपको उस समय की कुछ चीज़ें से आप रूबरू अवश्य हो सकते हैं। और ये समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। अभी भी उस समय, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं 100-150 साल पहले की हैं, कुछ सड़ गल गई हैं, कुछ इसी तरह से रखी हुई हैं। और ये छोटा छोटा सा रूम है और कमरा है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार के द्वारा ये देखिए, ये उस समय का ये संदूक हुआ करता था। और इसके नीचे बजाते व्हील लगा होता था, चक्का लगा होता था, जिस पर ये संदूक चलता था। और इसकी आप बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी नक्काशी आप देखिए, कितना बढ़िया से इसको बनाया गया है। और ये है, और इसमें पूरा सामान भर के रखा जाता था। और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बड़ी नाव वाली जो कील है उसको लगा के, और ये काफ़ी मोटा होता था। ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा, ये लोग बता रहे हैं कि कम से कम 200 साल का ये होगा। और ये रखा होगा, इतनी अच्छी लकड़ी का ये बना हुआ ये संदूक है। और आज भी यहाँ पे ये संदूक पड़ा हुआ है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ पे रंग रोगन का काम चल रहा है। ठंड की वजह से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो लोग आते हैं। और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो जैसे कि घरों में यहाँ के ओखल मूसल और जाता वगैरह, ये सब चीज़ यहाँ ये लगा हुआ है। ये काम धाम यहाँ पर टोटल चल रहा है। और ये आप देखिए, इसको रखा गया है, इस पर अब बैठ के लोग काम किया करते थे। और ये बिल्कुल तिरछा होता था, और लोग इस पर बैठ के खाता बही वगैरह ये क्या करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का परिवार मूलतः कायस्थ था। और ऐसा ये माना जाता है कि जो लिखा पढ़ी का काम लोग किया करते थे, और काफ़ी संपन्न परिवार था उस समय का। और उस समय का ये काफ़ी संपन्न परिवार था। ये छोटा सा, और जिसे भारत सरकार के द्वारा इसको ये बढ़िया से ये ठीक ठाक करके रखा गया है। तो यही उनका ये छोटे छोटे से जगहों पे बनाया गया है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा इसकी रख रखाव और देख रेख की जाती है। और आगे आने वाली पीढ़ी
ज़रूर इस बात को देखेगी, समझेगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप जब भी पटना संग्रहालय जाएं तो वहाँ पे जब पटना संग्रहालय में एक राजेंद्र वीथी नाम से, एक राजेंद्र गली नाम से है, और ऐसा ये कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो राष्ट्रपति काल में, यानी संविधान सभा ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया 1950, और जब 1952 में जब उनको सारे विधायक और सारे सांसद ने मिलकर बनाया, उस समय से यानी 1950 से लेकर और 1962 तक की जो उनकी 12 वर्ष की जो यात्रा थी, उसमें उन्हें एक रुमाल भी मिला, तो उसको उन्होंने दान कर दिया है। और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक निवास जीरादेई के बारे में बताया गया है। हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1984, मृत्यु 28 फरवरी 1963 का पैतृक निवास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन शिक्षा और राजनीति में उच्च प्रतिमानों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपनी अंतरात्मा की आवाज़ एवं महात्मा गांधी के चमत्कारित नेतृत्व से प्रभावित होकर वे वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान को स्वरूप दिया। उन्हें लगातार 2 कार्यकाल 1952 से 57, 1957 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 1962 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुरुष भाग एवं महिला भाग में विविध अंग्रेजी वर्ण एल आकृति की यह संरचना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय ग्रामीण उच्च मध्य वर्ग के पारंपरिक रिहायशी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। जो यहाँ पर आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये इसी के बारे में यहाँ पर ये बिल्कुल ये लिखा गया है और ये बताया गया है कि ये उदाहरण है। इसके निर्माण में पक्की ईंट, चूना, सुर्खी, गारा, लकड़ी की सस्ती एवं कड़ी एवं खपड़ा मिट्टी, पक्की मिट्टी के टाइल्स का प्रयोग हुआ है। भवन का महिला भाग ये 2 मंजिली वर्गाकार संरचना है, जिसके मध्य में बरामदों से घिरा एक छोटा सा आंगन है। भवन का पुरुष भाग 1 मंजिल संरचना है, जिसके सम्मुख सुंदर उद्यान केंद्र में आधुनिक गोलाकार संरचना के रूप में संगमरमर पत्थर से निर्मित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अवक्ष मूर्ति स्थापित है। ये एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई, वाकई में ये सिवान के लिए गौरव का विषय है। और 1972 में जब से सिवान जिला बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, और उनके बारे में जानने और समझने और सोचने का लोगों के पास ये बिल्कुल ये मौका है। जब भी कोई देश का बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आता है तो ज़रूर जीरादेई में एक बार वो भ्रमण करता है और ये देखता समझता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। और वाकई में सिवान के लिए एक बड़ा ही ये रमणीक जगह है, तो आप यहाँ इसे देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह में भी उनका बड़ा हाथ था और ऐसा माना जाता है कि सिवान के 2 लाल ब्रजकिशोर बाबू, नारायण बाबू, राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ वो हैं और बड़ा ही अच्छा रमणीक। देखिए ये इस तस्वीर में एक छोटी सी बहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राखी बांध रही है। और मोर इम्पोर्टेंटली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई एज एंड आई एम इन ए बेटर पोजिशन टू अप्रिशिएट इट। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए ये जब काम बैठ के सरकारी काम किया करते थे उस समय की ये टेबल है और उस पर उन्होंने इस पर लिखा है, मैं जो काम करता हूँ मैं उन भूमिकाओं के बारे में सावधान रहता हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर देखिए एक जो बच्चा है उसको ये गोद में लिए हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक उनके बगल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति, और यहाँ पर लिखा हुआ है हर किसी को जिंदगी के गुर सीखने के लिए खेलों में भाग लेना चाहिए। वाह, कितने बड़े खेल के प्रति वो जागरूक व्यक्ति थे। इससे हमें मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शायद शपथ दिला रहे हैं नेहरू जी को शपथ ही दिला रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती। वाह वाह, क्या बात है। यानी लाख मुसीबत आए, लेकिन अगर आपने मंजिल को ठान लिया है, अपने लक्ष्य को साध लिया है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे करके हम लोग बिल्कुल कमरे में घूम रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही वो चौकी है, तख्त है, जहाँ पे एक समय ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी यहाँ आए थे और उस पर इन लोगों ने बैठा था और बैठ के इन लोगों ने कई तरह की बातचीत की थी। तो हमारे साथ एक सज्जन हैं, आपका नाम, अपना पहले परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सोनू कुमार ठाकुर हुआ। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई समस्तीपुर के ही एक छोटे से गांव, जो कि मेरा ननिहाल है, पटसा में हुआ है। और वहीं समझिए तो मेरी 10th तक की पढ़ाई लिखाई हुई है। उसके बाद मैं बिहार से निकल के सीधे कर्नाटक के बेंगलोर में जाता हूँ और वहाँ बड़े भाई के साथ मेरी आगे की पढ़ाई लिखाई होती है। वहाँ पर मैं इंटर करता हूँ और 1 साल कुछ इधर उधर अपने स्किल्स को उभारने के लिए, जैसे थिएटर से संबंधित चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं 2011 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA स्नातक में वहाँ का एंट्रेंस क्लियर करके आता हूँ और फिर वहाँ से मैं स्नातक और प्रास्नातक की पढ़ाई लिखाई 11 से 16 तक करता हूँ। उसके बाद जब प्रास्नातक करने के बाद फिर आप अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि प्रास्नातक 2016 में मेरा संपन्न होता है। उसके बाद मेरे भीतर चूँकि खुद को खोजने की एक ललक हमेशा से रही है। मुझे लगता था कि जो तमाम सारे दार्शनिक सवाल हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा, ये जगत क्या है, या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर क्या है, क्या ईश्वर है, उनका अस्तित्व है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये तमाम सारे सवाल। तो इस सवालों को ढूंढने के क्रम में मैं बेचैन रहता था। तो इसके लिए मैं 16 के बाद से ही मैं दिल्ली की तरफ रुख करता हूँ और वहाँ मैं खूब सारा थिएटर करता हूँ। और ना केवल थिएटर करता हूँ बल्कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो वहाँ है बहावलपुर में, अभी तो वो भगवान दास रोड में आ गया है, वहाँ मैं खूब नाटक देखता हूँ। NSD का, श्री राम सेंटर का, तमाम ग्रुप्स का, और मैं ग्रुप के साथ जुड़ता भी हूँ और नाटक लिखता हूँ और करता भी हूँ, देखता भी हूँ। और इस तरह से जो मेरी जर्नी शुरू होती है वो आज तत्कालीन जो बिहार का ही एक ज़िला है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, वहाँ पे मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से अभी MPhil मैंने संपन्न किया है। उसके बाद मैंने अभी PhD में वहीं पे नामांकन कराया है और मेरी PhD की पढ़ाई लिखाई हो रही है। आपने जितनी पढ़ाई लिखाई की है तो आपने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जरूर सुना होगा। जी जी बिल्कुल। ये आज आप यहाँ आए हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपके मतलब मन मस्तिष्क में एक कैसी तस्वीर उभरती थी? जहाँ तक इतिहास का सवाल है तो इतिहास से मेरा हमेशा से ताल्लुक़ रहा है। बचपन में मैं आपको बताऊं, आपको दिलचस्प लगेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था अगर कोई विषय तो इतिहास ही था, और साहित्य जिसमें अंग्रेजी, हिंदी वगैरह। तो मैं इतिहास की किताबें खूब पढ़ता था। बल्कि आपको बताऊं कि एक मैं दुस्साहसी पाठक था। मतलब अगर मैं क्लास 6 में हूँ तो 8th तक की इतिहास पढ़ जाता था, वो चोरी छिपे हो या बड़े भाई की बुक सेल्फ से निकाल के हो। तो इतिहास को जानने की दिलचस्पी थी। तो उसी क्रम में मैंने राजेंद्र प्रसाद के बारे में, राजेंद्र बाबू के बारे में खूब जाना, खूब पढ़ा।
और जो इनकी जर्नी रही है राजेंद्र प्रसाद की, कि कैसे वो वकालत से होते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर आते हैं और इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद ये उत्सुकता हमेशा बनी रही कि मैं उनके पैतृक निवास जाऊं, वहाँ जाऊं जहाँ वो पैदा हुए थे, पले बढ़े और उन्होंने अपनी परवरिश पाई, उस जगह को देखूं, नमन करूं। और आज मैं आभारी हूं श्री नारद मीडिया के राजेश भैया का, राजेश पांडे, जो कि हमारे सीनियर भी हैं और हमारे साथ उन्होंने एमफिल भी किया और पीएचडी भी की है। तो उनके सहयोग से, उनकी मदद से आज मैं इस धरती पे हूँ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संग्रहालय को देख रहा हूँ। बहुत अच्छा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा आपने बताया कि बड़ी एक सादगी के प्रतिमूर्ति थे जी, और तो उस समय के जो राजनेता हैं जिनको आप यहाँ आते ही एक जब भावुक मन हो जाता है, एक लगता है कि भारत में आज ऐसे नेता क्यों नहीं है, आज ऐसे जिसको हम कहते हैं विजनरी लीडर क्यों नहीं है, जिसकी वजह से हमारा देश कहीं और आगे जाए। तो क्या उस समय और आज में कितना परिवर्तन हो गया कि इतना क्यों बदल गया समाज कि आज समाज के भीतर से ऐसे नेता नहीं उभर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उस समय के जो विजनरी नेता थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, पंडित नेहरू हों, मौलाना आज़ाद हों, तमाम लोग हों, खुद गांधी हों जो नेतृत्व कर रहे थे इन सारे लोगों को, पटेल जी हों, सरदार पटेल, तो उनके पास एक नए भारत के निर्माण का सपना था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो आज का परिदृश्य है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हताशा से भरा हुआ है। हम निराश हैं कि हमारे पास ऐसे विजनरी लीडर क्यों नहीं हैं जो जिनके पास एक मॉडल हो, खाका हो नए भारत के निर्माण का, कि उनके पास एक सपना हो खुद का। लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं, हमारे पास अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उम्मीद जगा रहे हैं। और जहाँ तक युग बदलने के बाद खालीपन आता है, लेकिन उसे भरने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो आशा का संचार होता है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो एक दौर था जो बीत गया, जब आपातकाल लगा था, 84 का दंगा हुआ था, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है और भारत नए निर्माण के पथ पर अग्रसर है और चीज़ें बदल रही है, उम्मीद अब भी कायम है। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।